विवेकानंद ग्रामोद्योग महाविद्यालय दिव्यापुर की डिजिटल सेवा में पुनः आपका एक बार स्वागत है। मैं इकरार अहमद, विभागाध्यक्ष हिंदी, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पुनः एक बार एक विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि हमारे बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का शीर्षक है अद्यतन काव्य, और उस अद्यतन काव्य के अंतर्गत जो पहले कवि हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं वो हैं अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अज्ञेय के बारे में बहुत सी बातें और बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो हमको रोमांचित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितने प्रकार की परिस्थितियों में और किस प्रकार से अपने कार्यों को अंजाम दे सकता है। किसी भी व्यक्ति की सीमाओं, मनुष्य के अंदर अनंत सीमाएं हैं। जब हम अज्ञेय को देखते हैं तो देखिए, अज्ञेय का जन्म होता है उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद उनका बचपन लखनऊ में बीता, कुछ समय कश्मीर में बीता, बिहार और मद्रास में भी रहे। विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी जिसने बीएससी किया और फिर एमए में पराय स्नातक की कक्षाओं में उन्होंने अंग्रेजी विषय का चयन किया। शिक्षा बीएससी तक विज्ञान वर्ग में, पराय स्नातक एमए अंग्रेजी में और कवि हिंदी के। देखिए, मनुष्य की अपार क्षमताओं का एक स्वरूप हमें अज्ञेय के व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। इधर वह एमए की परीक्षाओं में व्यस्त थे, अध्ययन कर रहे थे, और उधर वह उसी समय पूरे देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था और अज्ञेय उस स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गए। और बड़ी विडंबना ये कि अज्ञेय का जो स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान है वह क्रांतिकारी के रूप में है, और क्रांतिकारी के रूप में कार्य करते हुए 1930 ईस्वी में अज्ञेय को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए, वो व्यक्ति 1930 में गिरफ्तार होता है आज़ादी की लड़ाई में। अब 1911 से लेकर के 1930 कितने वर्ष की अवस्था रही होगी? 1911 में अज्ञेय का जन्म होता है, यानी मात्र 19 साल की अवस्था में अज्ञेय जेल चले गए और 1936 ईस्वी तक 6 वर्ष उन्होंने जेल में काटे। 1936 6 वर्ष। अब देखिए कि जो अज्ञेय जब जेल में थे, प्रश्न है, इनका वास्तविक नाम तो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनका उपनाम है अज्ञेय। अज्ञेय का अर्थ होता है, ज्ञेय कहते हैं जानना, और अज्ञेय कहते हैं जिसे हम न जानते हो, जिसे हम न जान सकते हो। मित्रों, इसके पीछे बड़ी एक रोचक कहानी है
कि अज्ञे जिस समय जेल में थे और वह जेल से अपना साहित्य, जो कि उस समय जो क्रांतिकारी थे या स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे, उन कैदियों के किसी भी पत्र को जेल से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन चूंकि अज्ञे उसी समय से अपनी कविताओं की रचना करने लगे थे, तो क्या होता है कि अज्ञे जो अपनी कहानियाँ या कविताएं या कोई भी साहित्य जो लिखते थे, तो जो भी उनसे मिलने आता था, अज्ञे उसको चोरी से छिप के किसी भी प्रकार से उन अपनी रचनाओं को बाहर भेज देते थे। अब जब वह पत्रिकाओं में छपने के लिए रचनाएं जाती थीं, तो उस समय बहुत बड़ा नाम साहित्य में है प्रेमचंद्र और जैनेन्द्र का। तो प्रेमचंद्र और जैनेन्द्र के पास अज्ञे की रचनाएं पहुंची। अब उनका प्रकाशन होना था पत्रिका में, और पत्रिका में प्रकाशन होना है तो किस नाम से प्रकाशित की जाए। अब ये संकट था उस समय संपादकों के सामने कि इस नौजवान की रचनाओं को हम किस नाम से छापें। अगर हम लिखते हैं कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, तो वो व्यक्ति तो जेल में है, और जो व्यक्ति जेल में है उसकी रचनाएं बाहर कैसे पहुंच रही हैं। कितनी विचित्र बात थी। अब उनको इस संकट था कि उन रचनाओं को किस नाम से छापें। अब मित्रों, एक बात बड़ी सोचने की है। आज का समय चूंकि थोड़ा सा प्रसंग अन्यत्र है, लेकिन हम अपने बच्चों से इस बात को ज़रूर कहना चाहेंगे कि जीवन में जो भी काम करिए अच्छे तरीके से करिए। कोई भी काम गलत तरीके से कभी सफल नहीं होता है। आज के कुछ साहित्यकार, क्योंकि आज का दौर साहित्यिक चोरी का चल रहा है, अगर कोई चाहता तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन की रचनाओं को अपने नाम से भी छपवा सकता था, और आजकल के लोग तो ज़रूर छपवा लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि प्रेमचंद प्रेमचंद्र थे, जैनेन्द्र जैनेन्द्र थे। तो ये तय किया उस समय के साहित्यकारों ने और संपादकों ने कि इस नौजवान की रचनाओं को हम अज्ञेय, कविता लिखी और लेखक के नीचे लिख दिया अज्ञेय, अर्थात हम नहीं जानते हैं ये कौन है। अज्ञेय के नाम से एक नौजवान साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया, और 1936 में जब अज्ञेय जेल से लौटे तो फिर उन्होंने कहा कि अगर हम अपना नाम सच्चिदानंद, हीरानंद नाम प्रस्तुत करते हैं तो लोग कहेंगे कि ये कौन व्यक्ति है। तो उन्होंने ये मुनासिब समझा कि अब हम अपनी साहित्यिक रचनाओं में अज्ञेय के नाम से ही लिखें, और तभी से अज्ञेय ने इस उपनाम को स्वीकार कर लिया। अब देखिए, जब वो 1936 में आते हैं, हम अज्ञेय की अब साहित्यिक सेवाओं के बारे में विस्तार से देखें। साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान और नवभारत टाइम्स, इनका संपादन किया। ये हिंदी के बड़े प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं हैं। हमने अभी जिन 4 पत्रिकाओं का नाम लिया है। अब देखिए, अज्ञेय की कहानी में विविधता बहुत रही है। अज्ञेय ने विभिन्न प्रकार के काम सफलतापूर्वक किए हैं, विभिन्न प्रकार के काम। अभी हमने बताया था कि उनकी शिक्षा दीक्षा, और फिर देखिए हिंदी की पत्रिकाओं के साथ साथ उस समय अंग्रेजी के बड़े प्रसिद्ध पत्रिका थी जिसका नाम था वाक, और एक पत्रिका थी एवरीमैन्स। अब हिंदी की पत्रिकाओं का भी संपादन कर रहे हैं,
और अंग्रेजी की पत्रिकाओं का भी संपादन अज्ञेय ने किया है। कितनी विचित्र बात है। हमारे विद्यार्थी समझें कि हम एक भाषा में अपना थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं तो अपने आप को बड़ा विद्वान समझने लगते हैं। अज्ञेय दो दो भाषाओं में पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। और हम देखें अज्ञेय के व्यक्तित्व के विविध आयाम। अब देखिए, जो व्यक्ति स्वतंत्रता आंदोलन में 6 वर्ष तक जेल रह चुका हो, क्या उसको कभी ब्रिटिश शासन में सेवा करने का अवसर मिल सकता है? यह प्रश्न बड़ा विचारणीय है कि 6 वर्ष जेल में काटे केवल इसलिए कि अज्ञेय क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित थे, और उसके बाद जब बाहर आए तो उसके बाद उन्होंने सन 1943 से लेकर के और 46 तक 3 साल ब्रिटिश सरकार की सेवा की, और सेवा भी किस विभाग में? ब्रिटिश सेना में सेवा की है। क्रांतिकारी रहे, जेल में रहे, और जेल से छूटने के बाद फिर उन्होंने ब्रिटिश सेना में सेवा की, और इसके साथ साथ फिर उन्होंने साहित्य की एक पूरी धारा को परिवर्तित कर दिया। अज्ञेय का जो सबसे बड़ा योगदान, जिसको हम कहते हैं साहित्यिक योगदान, वैसे तो उनकी बहुत सी रचनाएं हैं। हम उनकी रचनाओं के नाम अभी अगर गिनाना चाहें तो लगभग 14-15 नाम हैं। जो उनके काव्य संग्रह हैं, 14-15 तो केवल उनके काव्य संग्रह हैं, जिनमें भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष, इंद्रधनु रौंदे हुए ये, अरियो करुणा प्रभामय, कितनी नावों में कितनी पार, आंगन के पार द्वार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, जहाँ वृक्ष के नीचे नदी की बांक पर छाया। ऐसे 14-15 काव्य संग्रह हैं। उनके कथा साहित्य की ओर देखें, शेखर एक जीवनी, जो कि हिंदी साहित्य के उपन्यास विधा में मील का पत्थर है। अज्ञेय ने जो काम किया है वो एकदम नए सिरे से उन्होंने पूरे धारा को परिवर्तित कर दिया है। देखिए, 1936 में अज्ञेय जेल से छूटते हैं, और उस समय भारत में साहित्यिक धारा में प्रगतिवाद का जन्म होता है, लेकिन अज्ञेय उस प्रगतिवाद में शामिल नहीं होते हैं। अज्ञेय प्रगतिवाद के बाद का समय 1943 से आरंभ होता है प्रयोगवाद। अज्ञेय प्रयोगवाद धारा के जनक हैं। जो हिंदी साहित्य की हमने पिछली बार धाराएं बताई थी, अद्यतन काव्य के अंतर्गत प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता, समकालीन कविता, इनमें से जो प्रयोगवाद है, उस प्रयोगवाद के जनक हैं अज्ञेय। क्योंकि अज्ञेय ने क्या किया? प्रयोग किए, और वह प्रयोग सफल हुए। उनका सबसे पहला प्रयोग होता है 1943 में, और उन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया। तार सप्तक का प्रकाशन, सप्तक कहते हैं 7 कवियों की रचनाओं का संकलन। अब इन्होंने एक प्रयोग किया, और उसकी भूमिका में अज्ञेय ने लिखा कि ये सब किसी एक धारा के नहीं हैं, किसी एक मंजिल पर पहुंचे नहीं हैं, अभी राही हैं। लेकिन फिर आगे की पंक्ति में अज्ञेय कहते हैं कि राही नहीं है, राहों के अन्वेषी। अभी तुम रास्ता खोज रहे हैं,
और अज्ञेय ने साहित्यिक धारा में वह रास्ता खोज लिया। और वह रास्ता क्या खोजा? प्रयोगवाद। तार सप्तक का जब प्रकाशन होता है तो प्रारंभ में इसका विरोध हुआ। ये कौन सी धारा है? जहां प्रगतिवाद अपने चरम पर था और प्रगतिवाद की धारा के समानांतर प्रयोगवाद का जन्म हो गया। और तार सप्तक में जो 7 कवि हैं, इनमें भी विविधता है। अज्ञेय पहले कवि, दूसरे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, तीसरे हैं नेमीचंद्र जैन, चौथे हैं भारत भूषण अग्रवाल, इसके बाद हैं प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा। अगर हम इसका गहराई से अध्ययन करें तो इसमें मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा ये दोनों कवि प्रगतिवादी धारा के हैं। अज्ञेय विभिन्न विचारों का, विभिन्न संभावनाओं का समायोजन करने में बड़े सिद्धहस्त थे। अब देखिए, प्रगतिवाद के लोगों को भी उन्होंने अपने इस धारा में सम्मिलित किया और वह सफल हुआ। जब वह प्रयोग सफल हुआ तो उससे उत्साहित होकर के 1951 में दूसरा सप्तक, पहले का नाम था तार सप्तक और दूसरे का नाम दिया उन्होंने दूसरा सप्तक, इसका भी संपादन किया और इसमें भी 7 कवि थे। और देखिए, ये विशेषता है अज्ञेय की, अज्ञेय ने 3 सप्तकों का प्रकाशन किया, जो तीनों सप्तक हिंदी काव्य की धारा में मील का पत्थर हैं। अद्यतन कविता को समझने के लिए, समकालीन कविता को समझने के लिए हमें इन तीनों सप्तकों को समझना पड़ेगा। जो दूसरा सप्तक है, इनके 7 कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। यहां भी आप देखते हैं कि जो शमशेर बहादुर सिंह ये भी प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। भवानी प्रसाद मिश्र ये गांधीवादी विचारधारा के कवि हैं। विभिन्न धाराओं को मिलाकर के प्रयोग करते रहे अज्ञेय, विभिन्न व्यक्तियों को लेकर के। फिर 1959 में निकला है तीसरा सप्तक, इसमें भी 7 कवि हैं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसमें भी 2 कवि प्रगतिवादी धारा के हैं। एक और आक्षेप लगता है कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं, लेकिन इन एक दूसरे के विरोध में खड़े होने के बाद भी अज्ञेय की ये क्षमता है कि वह दोनों विचारधाराओं के कवियों को सम्मिलित कर लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और केदारनाथ सिंह ये दोनों प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। एक बात और कि नारी विमर्श की बात होती है। वैसे तो हिंदी साहित्य में प्राचीन समय से, बल्कि ये कहें कि सिद्ध साहित्य से ही कवयित्रियों की संख्या रही है। भक्ति काल में भी कवयित्री रही हैं। अज्ञेय ने भी इस धारा को छोड़ा नहीं है। शकुंतला माथुर जो कि दूसरे सप्तक में है, उन्होंने नारी की वेदना को अपनी कविताओं में स्थान दिया। अब हम देखते हैं कि अज्ञेय का ये सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने इन 3 सप्तकों के माध्यम से
हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की धारा को जन्म दिया। प्रयोगवाद के जनक हैं और एकदम से हिंदी साहित्य की धारा को परिवर्तित कर दिया। अज्ञे की इन्हीं सेवाओं को देखते हुए, चूंकि जो अज्ञे की कविताएं हैं, अज्ञे की कविताओं के साथ साथ अज्ञे अध्यापन कार्य में भी रहे। जोधपुर विश्वविद्यालय और 1960 ईस्वी में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यूएसए अमेरिका में अध्ययन कराया है, वहाँ अध्यापन कार्य किया है अज्ञे ने 1960 ईस्वी में। और हम देखते हैं कि जो अज्ञे को 2 पुरस्कार भी मिले हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो साहित्य जगत का साहित्य अकादमी और दूसरा पुरस्कार साहित्य जगत का होता है ज्ञानपीठ। साहित्य अकादमी तो प्रत्येक भाषा में मिलता है, जितनी भी भारत की भाषाएं जो कि संविधान में जिनको मान्यता प्राप्त है, उनमें से प्रत्येक भाषा में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक लेखक को एक पुरस्कार मिलता है। तो 1964 ईस्वी में अज्ञे की एक रचना है जिसका नाम है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार, ये उनके कविता संग्रह का नाम है और 1964 ईस्वी में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार तो पूरे भारतवर्ष में सभी भाषाओं में केवल एक भाषा को मिलता है, किसी एक लेखक को मिलता है। और 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार, ये भी अज्ञे की एक रचना है। कितनी नावों में कितनी बार, इस पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अज्ञे ने हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। और जैसा ये तो अज्ञे की प्रवृत्ति रही, अज्ञे की विशेषता रही है कुछ नया करना, प्रयोग करना, और वह प्रयोग धर्मी अज्ञे साहित्य की धारा में भी सफल हुए हैं। और उन्होंने सप्तकों के माध्यम से, ये जो हमने 3 सप्तकों के उनके कवियों के नाम बताए हैं, इनके माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य में एक नई धारा, एक नए वाद अर्थात प्रयोगवाद को जन्म दिया है। यही अज्ञे का सबसे बड़ा योगदान हिंदी साहित्य को है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार हम फिर किसी एक नए विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और हम अपने छात्र छात्राओं से एक बात अवश्य कहना चाहते हैं कि जो कुछ हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बता रहे हैं, और यदि आपको इसमें किसी प्रकार का कोई आपका प्रश्न हो तो आप वो मेरे फ़ोन नंबर पर आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और वैसे तो किसी भी समय आप हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन यदि बेहतर होगा यदि प्रातः 10 बजे से लेकर के और 2 बजे तक आप हमसे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, जो आपकी शंकाएं होंगी उनका समाधान करने के लिए हम सदैव प्रस्तुत रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।